हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 4 मार्च 2024 के बोर्ड में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं। तो शिक्षा शास्त्र का एक वायरल मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं और इस पेपर में बताए गए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं आज की इस वीडियो में और इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार कर लेना है। सेम ऐसे ही आपका 100% है, सेम ऐसे ही पूछा जाएगा 4 मार्च के पेपर में। तो सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है। वायरल पेपर है और पूछा जाएगा आपका 4 मार्च का। यहाँ पर देखिए पेपर कोड भी देख सकते हैं 882 986 WH 2024 शिक्षा शास्त्र। पूर्णांक यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर का है। शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए 100 नंबर का पूर्णांक रहता है। पेपर कोड भी देख सकते हैं आप लोग। वायरल पेपर है और बोर्ड की दृष्टि से पूछा जाएगा। इनमें बताए गए एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका नंबर पक्का है। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट हर एक सब्जेक्ट के लिए यही समय निर्धारित होता है और शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए भी है। यहाँ पर ये जो निर्देश है इसको क्या करना है आप लोगों को, इसको आराम से वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें बताएंगे जो निर्देश है इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो 10 नंबर तो हमारा बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है बहुविकल्पीय का। देखिए बहुविकल्पीय का सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक काल में गुरु शिष्य जो संबंध थे वो किस तरह से थे। जो गुरु शिष्य का संबंध था बेसिकली ये किस तरह से था। तो इनमें से आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। पिता और पुत्र के समान वैदिक काल में जो गुरु शिष्य का संबंध था। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और आप लोग भी हमारे साथ में मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट है तभी हम बता रहे हैं और इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मिलती रहती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने बताया है आप लोगों को। 4 वर्ष 4 माह, यहाँ पर मार्च हो गया है, 4 माह होना चाहिए। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में कौन सा शिक्षा संस्कार होता है। कौन सा होता है, उपनयन, प्रवज्जा, विस्मिल्लाह या उपसंपदा। तो चैप्टर का नाम है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, चैप्टर 3। इसमें विस्मिल्लाह संस्कार होता है क्योंकि मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। तो दूसरे का आपका जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। यानी कौन सा वो आयोग है जो कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना में सिफारिश की है। तो वो आपका हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा, राधा कृष्णन आयोग। यानी तीसरे का सी करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। हमने काफ़ी बार बताया है, आप लोग हमारी वीडियोज को देखते होंगे तो इसका आंसर पता होगा। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वैसे वो गर्ल्स कॉलेज थी शायद। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या क्या है। दिमागी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या पर्यावरण प्रदूषण है। क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। 5वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 प्रश्न हमने बहुविकल्पीय का आप लोगों को बता दिया है। अब हमारा शुरू होता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या होता है, बेसिकली 1 नंबर का ये भी प्रश्न होता है। इसमें हमें एक लाइन में इसका आंसर दे देना है। बेसिकली क्या 10 शब्द से कम रहेगा, 10 शब्द में इसका आंसर देना है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए प्रवज्जा संस्कार के अवसर पर बालक को किस श्लोक का पाठ करना होता है। तो देखिए जो चैप्टर 2 है बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, उसी से लिया गया प्रश्न है। बौद्ध काल में बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर प्रवज्जा या पबजा संस्कार किया जाता है। प्रवज्जा संस्कार के अवसर पर बालक को ये जो मंत्र हैं बताए जाते हैं या श्लोक बताए देते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम और क्या है संघ शरणम गच्छाम। ये श्लोक का क्या है विद्यार्थी को पाठ करना पड़ता है, जो कि प्रवज्जा संस्कार। जैसे उपनयन संस्कार वैदिक काल में होता है, सेम उसी प्रकार से प्रवज्जा संस्कार इसमें होता है। मध्यकालीन में जो है विस्मिल्लाह संस्कार होता है। सारी चीज़ें हैं, सारी संस्कारों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देखिए
7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कठोरी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो कठोरी आयोग है, एक लाइन में प्रश्न देना है तो इसको शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, कठोरी आयोग को। एक एक नंबर क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली के किस नाम से जाना, यहाँ पर देखिए नाम से जानी जाती है। तो जो जानी जाती है भैया, यहाँ पर देखिए शिक्षा प्रणाली बुनियादी शिक्षा प्रणाली, यानी कि आप देखिए बुनियादी शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को आराम से रोक कर भी देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि समझना इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंभीर आपदाओं से क्या आशय है। 1 नंबर का प्रश्न है जो गंभीर आपदाएं हैं। आंसर देखिए, उन समस्त घटनाओं को गंभीर आपदाओं के रूप में जाना जाता है जिनसे जनजीवन एवं संपत्ति आदि पर क्या गंभीर प्रतिकूल या विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जिनमें जनजीवन में संपत्ति में आदि पर गंभीर प्रतिकूल या विनाशकारी क्या प्रभाव पड़ता है। तो 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के महत्व के व्यापक प्रचार के लिए सरकार द्वारा किए गए एक प्रयास का उल्लेख कीजिए। जो सरकार के द्वारा किए गए एक प्रयास है, इसके बारे में बताना है। आंसर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना। यही इसका एक क्या शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार के द्वारा जो किए गए प्रयास है वो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना। तो हमारा 5 प्रश्न निश्चित उत्तरीय का भी कंप्लीट होगा। आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा अति लघु उत्तरीय का आ गया। अब इसके लिए कितने 6 क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, हाँ ये 6 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय के पूछे जाते हैं। और शिक्षा शास्त्र में देखिए आज तक किसी सब्जेक्ट में 4 नंबर नहीं दिया गया, लेकिन शिक्षा शास्त्र में आपका एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, भूकंप आने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। जिससे भूकंप आता है इसके कारणों के बारे में बताना कि कैसे भूकंप आता है। उत्तर देखिए, भूकंप पृथ्वी की असामान्य गति एवं घटना है जो गंभीर आपदा के रूप में क्या है प्रस्तुत होती है। इस आपदा रूपी घटना के मुख्य कारण है, सबसे पहला है ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा है भू संतुलन में होने वाली अवस्था, तीसरा है जलाशयों झीलों अथवा तालाबों में जल की मात्रा का अधिक बढ़ जाना, चौथा है भूपटल में होने वाली सिकुड़न अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो पापड़ी को सिकुड़ जाना, तथा पांचवा है पृथ्वी में होने वाले प्लेट यानी जो विवर्तनीय अर्थात प्लेटों का जो टकराव होता है, टकरा कर जाना यानी एक प्रकार से जो घिसड़ता है उसी से भूकंप उत्पन्न होता है। विशालकाय दृढ़ भूखंडों का, तो यहाँ पे भूकंप के आने वाले कारणों को बता दिया। यानी जो प्लेटें होती हैं वो प्लेटें क्या दोनों में जब यानी सटती हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को भूकंप कहा जाता है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या ये वाला आराम से रोक कर भी क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा हम जितने भी ज़्यादा मॉडल पेपर और टॉपिक आपको बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। शिक्षा शास्त्र में आपका 26 चैप्टर दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं तो आपको तैयारी भी उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जनसंख्या शिक्षा तथा सह शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। जो जनसंख्या शिक्षा तथा जो सह शिक्षा पर आपको क्या है टिप्पणी लिखना है। आंसर देखिए, वर्तमान सामाजिक आर्थिक तथा व्यावसायिक परिस्थितियों में सह शिक्षा को अच्छा तथा उपयोगी माना जा रहा है। अब सभी व्यवसायों में लड़कियों की भी समान यहाँ पर देखिए भागीदारी है। इस स्थिति में जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी क्या सह शिक्षा व्यवस्था सहायक होगी। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन था हमने बता दिया। यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया आराम से वीडियो को रोककर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा है। देखिए 50 शब्दों में इसका आंसर एक पोर्शन का देना होता है। आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दंड व्यवस्था के मुख्य लाभ क्या है इसके बारे में बताना है। जो दंड व्यवस्था है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में दंड व्यवस्था का मुख्य रूप से लाभ निम्न प्रकार से है। सबसे पहला है त्रुटियों पर रोकी किसी गलती या त्रुटि पर यदि छात्र को दंड मिल जाता है तो वो उस गलती से दूर रहने की कोशिश करता है तथा पुनः उससे क्या है बचता है, करता नहीं वो गलती। ये सबसे पहला इसका यानी लाभ होगा दंड का। दूसरा लाभ है
अपराधों में कमी दंड व्यवस्था से छात्रों की अपराधी प्रवृत्ति पर भी क्या रोक लगती है, जिससे उसके अपराधों में निरंतर कमी आने लगती है। तीसरा है अपराधों पर नियंत्रण, यदि किसी एक छात्र को अनुचित कार्य करने पर दंड मिलता है तो वो अपराध पर नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद चौथा है क्या, अपराधों का दंड मिलता है तो अन्य छात्र भी उस कार्य को करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें भी दंड पाने का भय लगता है और इस प्रकार भावी अपराधों पर नियंत्रण हो जाता है। यहाँ पर देखिए 4-5 के लाइन में आ गया है। 6 नंबर में देखिए क्या है, अनुशासन की स्थापना। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो सकारात्मक उपायों से नहीं सुधर सकते, उन्हें सुधारने की अनुशासित रखने के लिए दंड की उपयोगी सिद्धि होती है, यानी उसके लिए क्या दंड ही उपयोगी सिद्ध होती है उस छात्र के भलाई के लिए। तो ये जो कुछ है दंड व्यवस्था के मुख्य लाभ कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। हालांकि इसमें 4 ही पॉइंट थे लेकिन 2 कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं। कंप्यूटराइज में आप लोगों को पता ही होगा गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को सचेत कर देता हूँ कि इसका ये नहीं ये होना चाहिए। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आकृति फलक परीक्षण को स्पष्ट कीजिए। आकृति जो फलक परीक्षण इसको स्पष्ट करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, आकृति फलक परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इस परीक्षण को सामान्य रूप से मंद बुद्धि बालकों के बुद्धि परीक्षण के लिए अपनाया जाता है। ऐसे ही एक परीक्षण क्या है सेग्यूडन, यहाँ पर देखिए सेग्यूडियनी ने तैयार किया था। इस परीक्षण में लकड़ी का एक पटल होता है जिसमें कि विभिन्न आकार के 10 टुकड़े काटकर अलग कर दिए जाते हैं। परीक्षार्थियों के सम्मुख छिद्रयुक्त पटल तथा ये 10 टुकड़े रख दिए जाते हैं और उसको क्या है एक प्रकार से आकृति के हिसाब से जोड़ना रहता है। एक प्रकार से IQ टेस्ट किया जाता है कि वो किस तरह से है, भैया मंद बुद्धि है या पढ़ने में सामान्य, यानी पूरी चीज़ें आपको बताना होता है उसी में, तो इसी को आकृति फलक परीक्षण कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए प्राचीन भारतीय शिक्षा की 2 असफलताओं का प्रकाश डालिए। जो 2 असफलताएं हैं इनमें हमें प्रकाश डालना जो कि प्राचीन शिक्षा से संबंधित थे। आंसर देखिए, उत्तर है प्राचीन भारतीय शिक्षा की 2 असफलताएं इस प्रकार है। सबसे पहला है लोक भाषाओं की उपेक्षा। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में भाषा के माध्यम के रूप में संस्कृत को ही अपनाया गया था तथा अन्य लोक भाषाओं की नितांत अवहेलना की गई थी। इस स्थिति में शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं हो पाया था। ये हो गया लोक भाषाओं की उपेक्षा। दूसरा है सांसारिक जीवन की उपेक्षा। शिक्षा को व्यक्ति के सर्वगुण जीवन के विकास में सहायक होना चाहिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा में परलौकिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया। जो परलौकिक जीवन है इसको क्या है अधिक महत्व दिया गया। यही है प्राचीन भारतीय शिक्षा की 2 असफलताएं जो कि हमने बता दिया है। 4 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय की विद्यालय से संबंधित जो विचार थे, विद्यालय से संबंधित इनके बारे में बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उत्तर देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कहना था कि विद्यालय शांत, सुरम्य और पवित्र स्थान पर होना चाहिए जिससे सामाजिक बुराइयों का प्रभाव विद्यालय पर ना पड़े सके। विद्यालय में बालकों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिससे उनमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं का क्या है विकास हो सके। इसके लिए छात्रों के आपसी संबंध, छात्रों व अध्यापकों के संबंध तथा अध्यापकों के पारस्परिक संबंध अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं वो किस तरह से अपने विचारों को प्रकट किए हैं, यानी विद्यालय के संबंधित बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का गद्यांश भी आपका संस्कृत में पूछा जाता है, आप लोगों ने हिंदी में तैयार किया होगा तो अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी बता दिया है जो आपकी पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। हालांकि क्या है हमने समझाया नहीं, आप लोगों को क्या है वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। और यदि आपको ये पेपर चाहिए यानी पूरा मॉडल पेपर चाहिए तो करना कुछ भी नहीं है, करना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए हमें ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम हमारी आईडी को, वहाँ पर मैं इसका अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर सूचित कर सकते हैं। वीडियो के साथ में कीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आपको वो दे सकें सारी चीज़ें। अब देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका भी मैं आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 6 नंबर का एक प्रश्न ये भी होता है। देखिए
17 नंबर प्रश्न पूछा गया कि मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। मुख्य उद्देश्यों की क्या हमें उल्लेख करना है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार से थे, यानी निम्न प्रकार से थे। सबसे पहला में हम दिखा दें आपको वो कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहला है इस्लाम धर्म का प्रचार करना, क्योंकि ये मुस्लिम संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा चैप्टर 3 से लिया गया क्वेश्चन है। दूसरा है नैतिकता का विकास करना, यद्यपि इस काल की नैतिकता प्राचीन काल से भिन्न थी। तीसरा है ज्ञान अर्जन करना, यानी ज्ञान का प्रसारण, उसका ज्ञान लेना है। चौथा है शिक्षा के द्वारा ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना जिससे इस्लामी राज्य भारत में स्थायी रूप से ले सके और उससे विरोधियों का शासन ना हो सके। पांचवा व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना। सातवां है भौतिक उन्नत करना और सांसारिक वैभव प्राप्त करना। और एक आठवां भी है कि मुस्लिम सिद्धांतीय कानूनों एवं सामाजिक प्रथाओं का विकास करना। यही संबंधित है कि मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसके बारे में आप अपने आंसर में यानी अपने रूप से भी लिख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए गांधी जी के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। महात्मा गांधी जी के अनुसार क्या है, जो यहाँ पर पाठ्यक्रम का सामान्य विवरण है, आपको क्या है प्रस्तुत करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर देखिए। शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नांकित को सम्मिलित किया गया है, यानी निम्नलिखित जो गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम है ये सम्मिलित किया गया है। सबसे पहला है हस्तकौशल, बागवानी, कृषि कार्य, मिट्टी का काम, काष्ठ शिल्प, चर्म शिल्प और धातु शिल्प आदि ये हस्तकौशल है। दूसरा है भाषा, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा। तीसरा सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र आदि। चौथा है सामान्य विज्ञान, विभिन्न वैज्ञानिक विषय, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि। पांचवा है शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, व्यायाम, ड्रिल आदि। 6 गणित, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, नापतोल आदि। 7वां है कला, चित्रकला, प्रकृति चित्रण तथा संगीत आदि। 8वां है चारित्रिक शिक्षा, नैतिक तथा समाज सेवा कार्य आदि। ये क्या थी, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो कि इस तरह से है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। और शायद ये भी आपका क्या है 5 या 6 क्वेश्चन लघु उत्तरीय का शिक्षा शास्त्र में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि टैगोर की शिक्षा दर्शन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो टैगोर जी हैं इनके मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है। आंसर देखिए, टैगोर की शिक्षा दर्शन की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है बालक के व्यक्तित्व का सर्वगीण विकास करना ही शिक्षा है। दूसरा है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को अनुभव की पूर्णता द्वारा पूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित करना है। तीसरा है बालकों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए जिससे उन्हें अधिक आनंद का अनुभव हो। और क्या है यहाँ पर देखिए, चौथा देखिए भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन के प्रमुख विचारों की शिक्षा दी जानी चाहिए। पांचवा है राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचलन होना चाहिए और उसमें भारत के भूत एवं भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में 6 नंबर है प्रत्येक विद्यार्थियों में संगीत, चित्रकला व अभिनय की योग्यता का विकास होना चाहिए। 7 नंबर है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। तो यानी पूर्ण रूप से इसके बारे में बताया गया है कि टैगोर की शिक्षा दर्शन की मुख्य विशेषताएं की थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके हिसाब से क्या थी, सारी चीज़ों को बताया गया है। लघु उत्तरीय का प्रश्न है, तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण में मानव जीवन को खतरा हो गया है, स्पष्ट कीजिए। हमें क्या करना है, इसको स्पष्ट करना है कि मानव जीवन को कैसे खतरा हो चुका है। उत्तर देखिए, पर्यावरण प्रदूषण अपने आप में एक गंभीर तथा व्यापक समस्या है। इससे मानव जीवन के साथ साथ ही संपूर्ण प्राणी यहाँ पर देखिए संपूर्ण प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनेक प्रदूषण जनित रोग बढ़ रहे हैं तथा लोगों की रोग प्रतिरोध क्षमता घट रही है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए इसके साथ ही व्यक्ति की कार्य क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन कारकों के परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी क्या है, बिगड़ रही है। यही पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन में खतरा क्या है, खतरों के बारे में बताया गया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, छात्रों को पुरस्कार देने के मुख्य उद्देश्य बताइए। जैसे कि हमने दंड के बारे में बता दिया था आपको, यहाँ पर क्या है पुरस्कार देने के क्या लाभ हैं।
उत्तर देखिए, पुरस्कार के उद्देश्य इस प्रकार से हैं। छात्रों को पुरस्कार प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहला है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला छात्रों में अनुशासन के प्रति आस्था उत्पन्न होता है। दूसरा है छात्रों में स्वास्थ्य प्रतियोगिता की भावना का जागृत करना। तीसरा है छात्रों में अध्यापकों के प्रति आदर की भावना जागृत करना। चौथा है छात्रों में अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों में कार्यों में रुचि जागृत करना, जो छात्र है उसके कार्य प्रति, यानी जो कार्य कर रहे हैं उनमें रुचि होना चाहिए, ना कि मन ही ना लगे। उसके बाद में 6 है छात्रों में उत्तम चरित्र का विकास करना, एक क्या है, नई रास्तों और एक नए पर्सनालिटी, जैसे कि वो कुछ और था अब कुछ और गया। शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार जब मिलता है उसको, तो ये छात्रों के पुरस्कार देने के उद्देश्य हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान और बुद्धि में क्या है, आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है या भेद कीजिए। तीनों अथवा लग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसका आंसर यही होगा। उत्तर है बुद्धि ज्ञान में अंतर इस प्रकार से कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया। सबसे पहला है बुद्धि जन्मजात और परंपरा से प्राप्त शक्ति है, जबकि ज्ञान वातावरण के द्वारा अर्जित होता है। यानी बुद्धि जो है भैया जन्म से प्रारंभ होती है, और जो ज्ञान है, ज्ञान हमें समाज, अपने परिवार और शिक्षा के द्वारा मिलता है। दूसरा है वैलार्ड के अनुसार समझिए, बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसका मापन ज्ञान रुचि और आदत रूपी साधनों के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा देखिए, बुद्धि प्राप्त ज्ञान का जीवन में प्रयोग करना, जबकि ज्ञान के किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त करना। चौथा है तीव्र वृद्धि ज्ञान के विकास में अधिक योग देती है, परंतु अधिक ज्ञान बुद्धि के विकास में अधिक योग देता है। पांचवा देखिए, यहाँ पर ज्ञान का विकास सरलता से किया जा सकता है, परंतु बुद्धि का नहीं। 6 नंबर देखिए, राश के अनुसार बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस तक पहुँचने का केवल साधन है। और 7 नंबर देखिए, एडम के अनुसार व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाने योग्य अथवा विचार की ही बुद्धि है। यानी जो बुद्धि और ज्ञान में काफ़ी अंतर, जमीन आसमान का फर्क है। एक क्या है, एक साहस है, तो दूसरा एक मार्ग है। तो बुद्धि भैया जन्म से है, ज्ञान हमें समाज, अपने परिवार और शिक्षा से मिलता है। अब देखिए मैंने 6 प्रश्न तो बता दिया है लघु उत्तरीय का, और इसका आंसर भी दे दिया है। अब हमारा आ जाता है 10-10 नंबर का 3 प्रश्न, जो कि बाहुबली प्रश्न भी हम कहते हैं। 10-10 नंबर का 3 प्रश्न है, इसका आंसर आपको 300 शब्दों में देना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण प्रदूषण कारणों की सूची बनाइए तथा उनके रोकने का उपायों के बारे में बताइए। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अथवा करके क्वेश्चन वो नहीं आ रहा तो ये कर दीजिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं बता दीजिए। दोनों में से किसी एक को करना है। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अथवा करके ये भी दिया हुआ है कि शैक्षिक निर्देशन की उपयोगिता एवं महत्व को बताइए। यानी बेसिकली 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 में से 3 को करना है, 30 नंबर कन्फर्म कर लेना अपना। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बालिकाओं की शिक्षा में बाधा डालने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए और उनके निराकरण के कुछ उपाय बताइए, यानी सल्यूशन बताइए। अथवा है आपदा का अर्थ है आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी आपदा का क्या अर्थ है, इसके प्रकार के बारे में बताना है। सबसे पहले परिभाषा देना है और उसका प्रकार बताना है कि इतने प्रकार के आपदाएं होते हैं। तो ये देखिए 3 प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में, और तीनों प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। तैयार कर लीजिएगा, 30 नंबर अपना कंफर्म कर लीजिए। तो फिलहाल देख सकते हैं स्टूडेंट, ये पूरे मॉडल पेपर का हमने सोल्यूशन दे दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, और ये मॉडल पेपर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सारे PDF जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ PDF उसको अपलोड कर देता हूँ, जाकर देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से, तो सारी चीज़ों को बता दिया जो एक शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट को पता चलना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय